मसीही का तमाम ये संबोधि माल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह हाजिर हैं आपकी जेब से जुड़ी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के, और उन खबरों का सटीक विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ हर रोज की तरह मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विपुल। चलिए तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं ऑन द शो के ऊपर और बताते हैं आपको कि किन महत्वपूर्ण खबरों पर विशेष तौर पर आज हमारा फोकस रहेगा। तो ऑन द शो पे नजर डालें। सबसे पहले बात करेंगे ईपीएफ में ब्याज कब तक मिलना शुरू होगा। जी हाँ, महत्वपूर्ण खबर है और सबके जेब से जुड़ी हुई खबर है, तो इस पर होगी डिटेल में बातचीत। गिग वर्कर्स की सुविधाएं बढ़ने से किसे परेशानी, डिटेल में करेंगे इस पर बातचीत। घटने लगी भारत की सबसे बड़ी बढ़त, क्या है वो और क्यों इस पर जो है अब लेकर के चिंताएं बढ़ रही हैं, इस पर भी हम करेंगे डिटेल में बातचीत। फिर भी नहीं मान रही पतंजलि को लेकर के नया क्या कुछ अपडेट आया है, इस पर भी करेंगे हम विस्तारपूर्वक बातचीत। जियो के आईपीओ की हो रही है तैयारी। जी हाँ, आईपीओ बाजार में हलचल काफ़ी तेज है और खासतौर से रिलायंस जियो को लेकर के क्या कुछ नई अपडेट है, क्या कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं, क्या कुछ डिटेल है, क्या वैल्यूएशन है, करेंगे बातचीत। आरबीआई गवर्नर ने ये क्या बता दिया, आरबीआई गवर्नर की तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट आई है, उसके क्या मायने हैं, डिटेल में इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन इन सबके बीच ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 8.25% की नई ब्याज दर का भुगतान करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी नई ब्याज दर का भुगतान पीएफ योजना से बाहर निकलने वाले सदस्यों के फाइनल पीएफ सेटलमेंट पर किया जा रहा है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ईपीएफ पर 8.25% ब्याज को मई में ही मंजूरी दी थी। सर, ईपीएफ को ब्याज दर तो बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, खातों में ब्याज का पैसा नहीं आया है। आखिर में इतना डिले क्यों? ईपीएफओ को अपना ब्याज दर घोषित करने में ही देरी हुई थी और इस पर पिछले 1 साल से मांग भी की जा रही थी। और अभी भी सरकार की बजटीय व्यवस्था इतनी चुस्त नहीं हो पाई है क्योंकि चुनाव की वजह रही है, और इसलिए अभी केवल जो लोग एग्जिट कर रहे हैं उन्हें इसका भुगतान किया जा रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर वो एग्जिट कर जाएंगे और उन्हें भुगतान नहीं मिलेगा तो उन्हें दोबारा लेने का कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो आमतौर पर ये प्रक्रिया सामान्य से ज़्यादा देरी हो चुकी है। इसलिए जो मौजूदा व्यक्ति हैं जो ईपीएफओ में बने हुए हैं, जिनके अकाउंट्स चल रहे हैं और जिनके पास ईपीएफओ कलेक्शन आ रहे हैं, उन्हें शायद वित्त वर्ष के अंत तक इस ब्याज का भुगतान हो पाएगा। जी, इस बीच एनसीएलटी ने बंद पड़ी एयरलाइन गोफर्स्ट को कहा है कि एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी ईएलएफ को 4 एयरक्राफ्ट इंजन लौटाए। रिपोर्ट के मुताबिक गोफर्स्ट के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने इस पर हामी भी भर दी है और ये कहा है कि एयरक्राफ्ट इंजन लौटाने पर उसे कोई भी आपत्ति नहीं है। ईएलएफ दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट इंजन फाइनेंस और लीजिंग कंपनी है। गोफर्स्ट पिछले साल मई से बंद पड़ी हुई है। सर, अभी भी क्या उम्मीद बची है? गोफर्स्ट क्या दोबारा उड़ान भर पाएगी? अब संभावनाएं लगभग खत्म हो रही हैं, क्योंकि एक तो गोफर्स्ट का जो एनसीएलटी में और बैंक्रप्सी में जो पूरा मामला था उसमें कोई अभी बायर उपलब्ध नहीं हो पाया। बाजार काफ़ी आगे निकल चुका है। गोफर्स्ट ने अपना मार्केट भी गंवा दिया, अपने स्लॉट्स भी गंवा दिए और अब एयरक्राफ्ट्स भी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं, वो भी जा रहे हैं। तो गोफर्स्ट के रिवाइवल की उम्मीद अब ना के बराबर है, जब तक कि कोई बड़ा बायर गोफर्स्ट के लिए उपलब्ध ना हो जाए या इसका रिवाइवल पैकेज कोई कंपनी निवेश करने के लिए उस रिवाइवल पैकेज में आगे ना आए। नहीं तो ये माना जा रहा है कि गोफर्स्ट अब लगभग इतिहास बन गई है, जैसे कि हमने किंगफिशर या जेट एयरवेज के मामले में देखा था। जी, इस बीच इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर्नाटक सरकार के गिग वर्कर्स के लिए बनाए गए कानून से खुश नहीं है। आईएएमआई का कहना है कि इस नए कानून से राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। एसोसिएशन ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 2 महीने का वक्त मांगा है। अगर इसी तरह का कानून केंद्र सरकार भी लेकर के आती है तो फिर क्या उसे भी ईज ऑफ डूइंग पर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? देखिए, अब यह मामला उद्योग और कर्मचारियों के बीच में आकर फंस गया है। सरकार की तरफ से कर्नाटक सरकार, इससे पहले राजस्थान सरकार ने भी किया था, केंद्र सरकार इस बात की तैयारी में है। नीति आयोग भी अपने अलग अलग कार्यक्रमों में ये बात कह चुका है कि गिग वर्कर्स के लिए जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस, इस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। कंपनियां स्वाभाविक सी बात है इसका समर्थन नहीं करेंगी, क्योंकि इससे उनकी लागत में बढ़ोतरी आएगी। बेसिक मिनिमम सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों को गिग वर्कर्स के लिए फंड्स क्रिएट करने पड़ेंगे, उन्हें ज़्यादा सुविधाएं देनी पड़ेंगी। और
गिग वर्किंग भारत के पूरे परिदृश्य में, भारत के औद्योगिक परिदृश्य में क्यों इतनी तेजी से सफल हुई, इस पर हम आज और चर्चा आगे करेंगे, क्योंकि आज हम इनफॉर्मल सेक्टर के जॉब्स के आंकड़ों को और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। गिग वर्कर्स ने आकर कंपनियों की लागत में कमी कर दी, क्योंकि लोग, कंपनियां जिस काम के लिए स्थायी कर्मचारियों को रखती थी उससे बेहद कम कीमत पर गिग वर्कर्स को रखा गया। अब ये व्यवस्था उनकी लागत बढ़ाने वाली है, जिससे कि उनकी लागत में बढ़ोतरी होगी गिग वर्कर्स के लिए। तो ये मामला अब उद्योग और सरकार के बीच में खींचतान की वजह बनेगा। लेकिन इससे अलग जो महत्वपूर्ण बात यह है कि गिग वर्कर्स जब भारत में एक बड़ी बड़ी संख्या में हैं और वो उद्योगों को इस बात में, उनके कारोबार में मदद कर रहे हैं, तो उन्हें सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल। इस बीच ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एसर अब भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री करने वाली है। इसके लिए एसर ने भारतीय कंपनी इंकॉल टेक्नोलॉजी के साथ लाइसेंसिंग डील भी की है। इंकॉल एसर ब्रांड के स्मार्टफोन इस साल भारतीय बाजार में पेश करेगी। इन स्मार्टफोन की कीमत 15 से 50 हज़ार रुपये के बीच होगी। सर, पहले से ही हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजार पर चीन की कंपनियों का कब्जा बना हुआ है। ऐसे में एसर क्या एक नया मार्केट क्रिएट कर पाएगी? क्या वाकई में चीन की कंपनियों को चुनौती दे पाएगी? देखिए, एसर एक ब्रांड के तौर पे भारतीय बाजार में उपलब्ध है विपुल जी। उसके डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स और इसके अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बाजार में मिलते हैं। एसर के लिए ये अपने उत्पादन का एक्सटेंशन है, अपने उत्पादन का विस्तार है। लेकिन भारत में, भारतीय बाजार में बात बिल्कुल सही है कि चीनी कंपनियों का दबदबा है, और जो भारत के प्रीमियम फोन मार्केट है उसमें एप्पल सबसे बड़ी कंपनी है। ताइवान की इस कंपनी की योजनाओं से संकेत मिल रहा है कि जो PLI की सुविधा दी गई थी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स को, खासतौर से मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स को, उसका फायदा हुआ है। भारत का निर्यात भी बढ़ा है और कंपनियों ने निवेश भी किया है। तो एसर अब अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा देने की कोशिश कर रही है। हालांकि मोबाइल फोन बाजार में जिस तरीके का दबदबा हमको Xiaomi या OnePlus या Realme का दिखाई देता है, और उनके पास जितनी बड़ी रेंज और प्राइसिंग पावर है, उसकी रोशनी में ये देखने के वाली बात होगी कि एसर के प्रोडक्ट कितने अच्छे और कितने नए होते हैं, और वो इस अलग अलग प्राइस बैंड में कैसे प्रतिस्पर्धा करते हैं। बिल्कुल। इस बीच दुनिया भर की जनसंख्या पर तैयार संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2062 में भारत की जनसंख्या पीक पर पहुंच जाएगी। 2062 में भारत की जनसंख्या 170.1 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है, और ये भी कहा गया कि उसके बाद भारत की जनसंख्या में गिरावट आना शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2054 तक अमेरिका को पछाड़ करके पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। सर, जनसंख्या के इस गणित को अर्थव्यवस्था के लिहाज से, अर्थव्यवस्था के चश्मे से किस तरीके से देखा जाए? विपुल जी, जो लोग मनी 9 से नियमित जुड़े हुए उन्हें पता है कि हम जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में आज बात आई है, इससे हम लगभग 1 साल पहले विस्तार से भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड पर विस्तार से बता चुके हैं। उसका लिंक भी उपलब्ध है, आप देखकर समझ सकते हैं कि भारत की आबादी की दिशा किस तरफ है और किस तरफ हम जा रहे हैं। और इसके साथ हमने विस्तार से ये भी बताया था कि इसके आर्थिक असर क्या होने वाले हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में जब डिबेट इस बात के ऊपर है कि जनसंख्या का संतुलन नहीं ठीक है, तो सच्चाई यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अब जनसंख्या में ढलान शुरू हो गई है। भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था, जो युवा आबादी थी, उसके लिए मुश्किल से 7 या 8 साल ही बचे हैं जब पूरे देश में उसके लिए जॉब की संभावनाएं उपलब्ध होंगी। ये तो बड़ी तस्वीर है 2062 में पीक की, पर इसके साथ अगर आप भारत के राज्यों की तस्वीर देखें, जनसंख्या की, फर्टिलिटी रेट की जन्म दर की तस्वीर देखें, तो आपको आश्चर्य होगा जानकर कि दक्षिण भारत के राज्यों में एजिंग की शुरुआत हो रही है। भारत के कुछ हिस्सों में, पंजाब और हिमाचल के हिस्सों में एजिंग की शुरुआत हो चुकी है, और दक्षिण भारत के राज्यों में एजिंग की शुरुआत होने वाली है। तो अगले 1 दशक के अंदर दक्षिण भारत में बुढ़ापा या ग्रेइंग पहले आएगी, वहां लेबर की शॉर्टेज होगी, और सबसे लास्ट में आकर उत्तर प्रदेश और बिहार में एजिंग आएगी। और इसलिए जब पीक होने की बात कही जा रही है, तो पीक होने का मतलब वो राज्य जहां सबसे ज्यादा आबादी है, और वहां पर अभी पीक आने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन अगर आप भारत में जन्म दर देखें, फर्टिलिटी रेट देखें, तो यूरोप के बराबर आ चुकी है। तो भारत की जनसंख्या की डिबेट ये नहीं है कि जनसंख्या बढ़ रही है, भारत की जनसंख्या की बहस है कि जनसंख्या घट रही है, बूढ़ी हो रही है। और भारत की एक बहुत बड़ी आबादी अगले 1 दशक में 15 साल में बगैर किसी सामाजिक सुरक्षा के बुढ़ापे की तरफ चली जाएगी, जिनके पास ना कोई पेंशन होगा, ना कोई सामाजिक सुविधाएं होंगी, और ये ज्यादा बड़ी चुनौती है। तो अब भारत 2 चुनौतियों के बीच में, एक तरफ युवा आबादी है जिसको रोजगार चाहिए, और एक तरफ बूढ़ी होती आबादी है जिसे भविष्य की सुरक्षा चाहिए। इसलिए भारत की आर्थिक चुनौतियां
इस परिदृश्य में, डेमोग्राफी के परिदृश्य में खासी पेचीदा हो गई हैं। हम आप विस्तार से इकोनॉमिक का वो संस्करण देख सकते हैं जिसमें हमने 1 साल पहले बताया था कि ये तस्वीर आने वाली है। बिल्कुल। इस बीच भारत का रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी मार्केट तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत में $1 अरब से ज़्यादा वैल्यूएशन वाली रियल्टी कंपनियों का आंकड़ा चीन से ज़्यादा हो गया है। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में $1 अरब या इससे ज़्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनियों का आंकड़ा अब 37 तक पहुंच गया है। 6 साल पहले भारत में ऐसी सिर्फ 7 कंपनियां हुआ करती थीं। सर, रियल एस्टेट के वैल्यूएशन को भारतीय अगर हम इकोनॉमी के संदर्भ में समझना चाहें तो किस तरीके से समझ सकते हैं? ये लिस्ट काफी दिलचस्प है और उनकी, इसमें होटल कंपनी है, इंडियन होटल का कॉर्पोरेशन टाटा समूह की, जो इस लिस्ट में ऊपर शुरुआती 3 कंपनियों में है। तो ये मिक्स लिस्ट है रियल एस्टेट कंपनियों की, जिसमें प्योर रियल एस्टेट कंपनियां भी हैं जो कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी बनाती हैं। इसमें होटल कंपनियां भी हैं जिनकी रियल एस्टेट की अपनी एक वैल्यूएशन, और इसके अलावा देश की प्रमुख सभी कंपनियां, डीएलएफ, अडानी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये सब इसमें शामिल हैं। भारत के रियल एस्टेट बाजार में अगर आप उनकी एसेट्स की दृष्टि से देखें, क्योंकि रियल एस्टेट कंपनियों के पास ह्यूज एसेट्स हैं भारत में, उनका काम ही रियल एस्टेट का है, तो उनके वैल्यूएशन काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर इसे आप भारत के बाजार में हाउसिंग मार्केट के नजरिए से देखें तो आपको दिखाई देगा कि अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा, ऑलमोस्ट भारत की 50-60% आबादी सस्ती हाउसिंग के इंतजार में है। तो वैल्यूएशन बढ़े हैं कंपनियों के, उसका फायदा कंपनियों को हाई प्राइस के करोड़ रुपए से ऊपर के मकान और हाउसिंग प्रोजेक्ट लागू करने में उसका फायदा मिला है। इसके अलावा कॉमर्शियल रियल एस्टेट स्पेस में निवेश बढ़ा है, क्योंकि वेयर हाउसेज बन रहे हैं, कॉमर्शियल मॉल्स बन रही हैं। इसके अलावा कंपनियों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अपने रियल एस्टेट बैंक का इस्तेमाल किया है। ये वैल्यूएशन बढ़ने की वजह है। पर इसका एक पैराडॉक्स ये भी है कि भारत में सस्ते मकानों की आपूर्ति खत्म हो गई है और ज़्यादातर लोगों के पास अब मकान खरीदने की क्षमता नहीं है, इसलिए मकानों की किराया बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। चलिए अब रुक कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद से यह पूछा है कि जिन 14 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगाई गई है, वे अब तक पतंजलि के रिटेल स्टोर्स पर क्यों दिख रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पतंजलि के प्रतिबंधित 14 प्रोडक्ट्स उसके रिटेल स्टोर्स पर बिक रहे हैं। रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से जवाब मांगा है। उत्तराखंड के लाइसेंसिंग विभाग ने अप्रैल में 14 प्रोडक्ट्स पर रोक लगाई थी। अब सर, सवाल यहाँ पर यह है कि पतंजलि को लेकर के इतनी सख्ती की क्यों जा रही है? सुप्रीम कोर्ट दरअसल ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जो ऑर्डर दिया गया था उसे लागू किया जाए। और ये बात सही है कि पतंजलि समूह के इन प्रोडक्ट्स को पतंजलि के स्टोर से बेचे जाने की खबरें चर्चा में हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस प्रतिबंध का कोई आदेश का पालन नहीं हुआ। ध्यान रखना जरूरी है कि प्रतिबंध किसी और वजह से नहीं लगाया गया था। प्रतिबंध स्वास्थ्य विभाग ने उत्तराखंड में लगाया था, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की चुनौती थी। तो पतंजलि अब कई तरह से चुनौतियों में फंसती दिखाई दे रही है। एक तो पहले डॉक्टर्स के साथ बात को लेकर, और अब प्रोडक्ट में नियम ना मानने के कारण। एक लंबी लिस्ट है, करीब 12-14 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें प्रमुख दवाएं हैं, खासतौर पर आयुर्वेदिक दवाएं हैं, जिनकी गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल है। जी। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम का मेगा आईपीओ अगले साल 2025 में आ सकता है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज का कहना है कि रिलायंस जियो $112 अरब के वैल्यूएशन पर शेयर बाजार में लिस्ट हो सकती है। इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भाव में 7 से 15% तक का उछाल देखने को मिल सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में इस साल अब तक करीब 22% की तेजी देखने को मिल चुकी है। सर, अगले साल कब तक उम्मीद करें रिलायंस जियो के आईपीओ की? देखिए, रिलायंस का वैल्यूएशन विपुल जी अब इस स्तर पर पहुंच गया है कि रिलायंस 5 से 7% इक्विटी डाइवेस्ट कर सकता है। 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के वैल्यूएशन की कंपनी हो गई है। तकनीकी तौर पर भी कंपनी इस स्थिति में है कि रिलायंस जियो की लिस्टिंग कराई जाए। इसका संकेत भी रिलायंस समूह पहले से देता रहा है। जियो फिनांस के बाद अब दूसरा बड़ा समूह का जो फेस है टेलीकॉम में, इसकी लिस्टिंग होगी। दूसरी बात यह कि अब रिलायंस जियो अपने प्रतिस्पर्धा के फेस से बाहर निकल आई है। वो दौर चला गया जब सस्ती दरें रखकर और बाजार में प्रतिस्पर्धा देकर ग्राहकों को हासिल करने की कोशिश की जाती थी। अब बाजार में सबसे बड़ी 2 कंपनियों में शामिल है। बाजार आधा आधा एयरटेल और जियो ने बांट लिया है। जियो के पास अपनी सर्विसेज एक्सपेंड करने के लिए और भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें एंटरटेनमेंट भी है, जिसमें में और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ऐसी स्थिति में जियो के आईपीओ की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं।
संकेत है कि शायद अगले साल मई जून तक या जुलाई तक जियो का आईपीओ आ सकता है, जो लंबे समय बाद किसी टेलीकॉम कंपनी का आईपीओ होगा। और रिलायंस समूह के साथ रिलायंस समूह के तो किसी कंपनी का आईपीओ लंबे समय बाद आएगा। जी। इस बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता और खुदरा महंगाई लक्ष्य से ऊपर बने रहने के बीच नीतिगत दर में अभी कटौती की बात करना बहुत जल्दबाजी होगा। दास ने कहा कि महंगाई की मौजूदा दर और इससे 4% पर लाने के लक्ष्य के बीच अंतर को देखते हुए नीतिगत दर के मामले में रुख में बदलाव के सवाल का फिलहाल कोई मतलब नहीं है, जबकि टिकाऊ आधार पर खुदरा महंगाई 4% के आसपास रहेगी तभी नीतिगत रुख में किसी तरह के किसी बदलाव के बारे में सोचा जाएगा। सर, रिजर्व बैंक के गवर्नर के इस बयान को किस तरीके से समझा जाए, खासतौर से ब्याज दरों में कटौती को लेकर के? देखिए, जो जीरोम पावेल ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बारे में 2 दिन पहले कहा, लगभग सेम वैसी ही बात भारतीय गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कह दी। अब जैसे जीरोम पावेल ने कहा कि ब्याज दरों में कटौती की कोई गुंजाइश नहीं है, उससे ज्यादा दो टूक और कैंडिड होकर भारत के आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि महंगाई 4% जब तक नहीं आती तब तक इस सवाल का कोई मतलब नहीं। और 4% आने की गुंजाइश इसलिए नहीं दिखाई देती, जो कि आपको पता है भारत में खाद्य इन्फ्लेशन, खाद्य महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई है। भारत की महंगाई जहां से निकल कर आ रही है वो सारे क्षेत्र हैं जहां भारत आत्मनिर्भर है, यानी अनाज, स्पाइसेस, दूध, इन सारी चीजों की महंगाई में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और इसे कम करने के लिए इससे कितना ज्यादा उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा, रिकॉर्ड उत्पादन के बाद भी महंगाई कम होती नहीं दिख रही। तो एक तरह से आरबीआई गवर्नर ने आज महंगाई से लड़ाई में अपने आपको थोड़ा हताश पाया और कहा कि ये लड़ाई तो भी जारी रहेगी, लंबे समय तक चलेगी। तो ब्याज दरों में कमी की जो भी उम्मीद बन रही थी, कहा जा रहा था कि साल की आखिरी तिमाही तक कोई कटौती होगी, ऐसा होता नहीं दिख रहा है। महंगाई की दर लगातार 5 से 6% के आसपास है और खाद्य महंगाई तो और भी ज्यादा ऊंचाई पर बनी हुई है। खरीफ की फसल के बाद हो सकता है एक बार खाद्य महंगाई की तस्वीर कुछ बेहतर होती दिखाई दे। तो जो लोग ब्याज दरों में कटौती की संभावना देख रहे थे, उन्हें इससे निराशा हो सकती है। यही निराशा अमेरिका के बाजार में भी निवेशकों को हुई थी। जी, लेकिन सर, जो लोग कर्ज लेने वाले हैं, जो लोग बैंक में डिपॉजिटर्स हैं, पैसे जमा करते हैं, उनके लिए इस बयान के क्या कुछ मायने हैं? और इस बयान की रोशनी में अगर बैंक आने वाले समय में किस तरह की स्ट्रेटजी, किस तरह की रणनीति अपना सकते हैं? देखिए, बोलिए, अब अगर आप ट्रेजेक्ट्री देखें या आप स्टांस देखें कि एक तरफ जब पॉलिसी आती है तो अब गवर्नर कहते हैं कि उनका स्टांस एक्मोडेटिव है, लेकिन जब वो बाद में बयान देते हैं तो वे कहते हैं कि नहीं, ब्याज दरों में कमी की कोई गुंजाइश नहीं है। अब इसके बाद बाजार में 3 बड़े स्टेक होल्डर दिखाई देते हैं जो ब्याज दरों से सीधे प्रभावित होते हैं। पहला स्टेक होल्डर है बारोवर, जिसको कर्ज लेना है। दूसरा स्टेक होल्डर डिपॉजिटर है, जो बाजार में, जो बैंकों में जमा रखते हैं। और तीसरा स्टेक होल्डर बैंक है खुद है। और तीनों को अलग अलग समझते हैं कि इस बयान का मतलब क्या है। बारोवर्स के लिए अब ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि उनके लिए ब्याज दरों में कमी होने की संभावना नहीं है। तो चाहे आप रिटेल बारोवर हैं, क्रेडिट कार्ड पर लोन ले रहे हैं, या पर्सनल लोन ले रहे हैं, या हाउसिंग लोन ले रहे हैं, आपके लिए ब्याज दरों का बोझ लंबे समय तक, कम से कम अगले 6 से 8 महीने तक जारी रह सकता है। और चूंकि ब्याज दरें दहाई के अंकों में पहले ही पहुंच चुकी हैं छोटे उपभोक्ताओं के लिए, एसएमई जो कि सबसे ज्यादा चुनौती में है, उसके लिए ब्याज दरें 16 से 17% तक हो गई हैं अलग अलग क्रेडिट रेटिंग में। तो ये बोझ उनके लिए बना रहेगा, यानी कैपिटल बराबर महंगी रहेगी। इंडस्ट्री से समझ रही है, इसीलिए उन्होंने आईपीओ की तरफ जाना शुरू किया। एसएमई आईपीओ इसीलिए आना शुरू हुए हैं। इसके अलावा जो बड़ी कंपनियों की बारोइंग्स हैं, उन्होंने अपने बारोइंग्स के बोझ कम कर लिए हैं, रिस्ट्रक्चर कर लिया है, लेकिन उनके भी ब्याज के बोझ बने रहेंगे। डिपॉजिटर्स के लिए अच्छी खबर है। डिपॉजिटर्स के लिए अच्छा मौसम जो है लंबा खिंच गया, थोड़ा 2 साल से ज्यादा हो गया। डिपॉजिटर्स को अच्छा 7% से 6.5% से 7%, 8% का रिटर्न बैंक डिपॉजिट्स पर मिल रहा है। और ये आने वाले समय में जारी रहेगा, क्योंकि बैंक्स अभी ब्याज दरों में कमी करने वाले नहीं है। बैंक्स की दुविधा सबसे ज्यादा है। बैंक्स को ऊंची ब्याज दर देनी पड़ेगी डिपॉजिट पर, और इसके अलावा उन्हें अपने कैपिटल की जरूरत पूरी करने के लिए बाजार से बारो करना पड़ेगा, जैसा कि एसबीआई ने अभी कल ही हमने आपको बताया किया था। तो बैंकों की पूंजी लगातार महंगी बनी रहेगी। ठीक। इस बीच सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की तरफ से देश के असंगठित क्षेत्र पर किए गए सर्वे से पता चला है कि वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इनफॉर्मल सेक्टर में रोजगारों की संख्या करीब 16.5 लाख घट गई है। सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान इनफॉर्मल सेक्टर में 11.13 करोड़ नौकरियां थीं, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में घट करके 10.96 करोड़ रह गई हैं। सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में नौकरियां सबसे ज़्यादा कम हुई है। वहीं बिहार और महाराष्ट्र में इनफॉर्मल सेक्टर में रोजगार बढ़े हैं। इनफॉर्मल सेक्टर के रोजगार में
ये कमी उस दौर में आई है जब देश की अर्थव्यवस्था को पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और अंत में कोविड का सामना करना पड़ा था। सर, वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर सबसे ज़्यादा हमने नुकसान देखा है? देखिए, भारतीय रोजगार परिदृश्य का जो हिस्सा 85% हिस्सा, लगभग 90% था इनफॉर्मल सेक्टर में, और उसके लिए इससे बुरा दशक कोई नहीं हुआ। पहले 2 सरकार के डिस्ट्रप्शन आए, जीएसटी और नोटबंदी, और उसके बाद कोविड आया। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। जो छोटे मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां थी इनफॉर्मल सेक्टर की, जो छोटे मोटे सामान बनाती थी, वो खत्म हो गई। जीएसटी ने उनको सिकोड़ दिया, नोटबंदी ने उनके कैश फ्लो तोड़ दिए, और कोविड ने उनका उत्पादन पूरी तरह से बंद कर दिया। इसके अलावा सर्विसेज सेक्टर में भी छोटी इकाइयां थी, उन पर भी बड़ा असर पड़ा है। तो इसलिए पूरा का पूरा इनफॉर्मल सेक्टर अब ट्रेडिंग के सहारे ही सरवाइव कर पा रहा है, और इसलिए हमने इनफॉर्मल सेक्टर में रोजगारों में इतनी बड़ी कमी देखी है। जी सर, आगे भविष्य को लेकर के रोजगार की संभावनाएं कहाँ बनी हुई दिखाई दे रही हैं, और कहाँ पर जो आंकड़े हैं उसमें कहाँ पर रोजगार सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है? देखिए, अब जो बचा हुआ हिस्सा है वो कंज्यूमर सर्विसेज का है, गिग सर्विसेज का है, जिन सर्विसेज में ही अब इनफॉर्मल सेक्टर में काम उपलब्ध है। जैसे मैंने कहा, ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऐसी हैं जिन एक्टिविटीज में इनफॉर्मल सेक्टर को थोड़ा बहुत काम मिल रहा है। और चूंकि बड़ी कंपनियां जिस ई कॉमर्स या बाकी जो रिटेल सर्विसेज हैं जिनमें कि अब संगठित क्षेत्र आ गया है, उसके पीछे काम करने वाले इनफॉर्मल सेक्टर को वहां रोजगार की संभावनाएं दिख रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग का पूरा परिदृश्य बदल चुका है। मैन्युफैक्चरिंग में नया निवेश भी संभव नहीं है, और बड़ी कंपनियां भी यहां आ चुकी हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में इनफॉर्मल सेक्टर के जॉब रिवाइव होने की गुंजाइश थोड़ी कम दिखाई देती है। जी सर, जो जिस तरीके से नौकरियां घट रही हैं, इसका क्या लेबर मार्केट पर भी कोई असर पड़ा है? बड़ा असर पड़ा है विपुल जी। पिछले 3 साल में अगर आप देखो, अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में दोनों जगह वेज की ग्रोथ रेट लगातार स्ट्रेस में रही और घटती चली गई। उसकी वजह कि इनफॉर्मल सेक्टर ने जो अतिरिक्त लोग बाहर निकाले, रोजगार बंद होने के कारण या कंपनियां बंद होने के कारण, प्रतिष्ठान बंद होने के कारण, उसके बाद उनकी दिहाड़ी में कमी आई, उनकी नौकरी में, उनके वेजेस में कमी आई, और इसलिए ओवरऑल भारत का वेज मार्केट रिसेशन में चला गया। अब आज स्थिति यह है कि आपको बड़े शहरों के होटल्स में भी 15-16 हजार रुपए, 12-13 हजार रुपए महीने पे काम करने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है। तो इसलिए जो बेरोजगारी का विस्फोट हमें पिछले 3-4 साल में दिखाई दिया है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो ज्यादा लोग बाजार में आ गए इन छोटी इकाइयों से निकलकर, और दूसरा उन्हें जो मिलने वाले वेजेस थे जो ज्यादा बेहतर थे, उनमें भी अब कमी आ गई है। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हुई, और ये पूरा साइकिल डिमांड में कमी के तौर पर आपको दिखाई देता है। जी चलिए, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का फटाफट रुख कर लेते हैं झटपट में। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी ने फैसला लिया है कि टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली चीन की कंपनी ZTE के बनाए उपकरणों का इस्तेमाल 5G नेटवर्क में नहीं किया जाएगा। ये रोक 2026 से लागू होगी। गुरुवार को जर्मनी की तरफ से इसकी घोषणा की गई। मेड इन चाइना प्रोडक्ट को लेकर के यूरोप में सख्ती बढ़ने लगी है। जर्मनी से पहले यूरोपियन यूनियन ने चीन में बनने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इम्पोर्ट पर भारी इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने का भी फैसला लिया है। अमेरिका की निवेश फर्म इन्वेस्को ने भारतीय स्टार्टअप कंपनी पाइन लैब और स्विगी की वैल्यूएशन घटाई है। पाइन लैब की वैल्यूएशन को घटा करके $3.5 अरब किया है। जनवरी में उसकी वैल्यूएशन $3.8 अरब और पिछले साल दिसंबर में $4.8 अरब आकी गई थी। स्विगी की वैल्यूएशन में हालांकि बहुत मामूली कमी की गई है। इन्वेस्को ने स्विगी की वैल्यूएशन $12.7 अरब आकी है। सर, ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें, आपकी टिप्पणी किसी पर? यूरोप और चीन के बीच व्यापार युद्ध की नई खबर आपके सामने आई। कल हमने बताया था व्यापार युद्ध शुरू हो गया है, और अब दूसरा बड़ा बाजार हो गया है जिसने चीन की एक खास कंपनी को 5G इक्विपमेंट बाजार से रोक दिया है। हुआवे को अमेरिका ने रोका था। ZTE को यूरोप में 5G नेटवर्क्स में भागीदारी नहीं मिलेगी, और ये टकराव आने वाले समय में चीन और यूरोप के बीच बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तो फिलहाल मनी सेंट्रल को तो समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन अंशुमान सर, इस बार के इकोनॉमिकम में क्या कुछ खास रहने वाला है और क्या कुछ बताने वाले हैं आप इस बार? विपुल जी, पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी इकोनॉमिकम में देश के सुपर रिचेस की, कि सुपर रिचेस का या जो अमीर लोग हैं उनका नजरिया कैसे बदल रहा है, वो अपनी संपत्ति को कहाँ ले जा रहे हैं, कैसे निवेश कर रहे हैं, भारत में पूंजी निवेश क्यों नहीं बढ़ रहा है, शेयर बाजार में प्रमोटर्स बेचकर जो पैसा निकाल रहे हैं वो कहाँ ले जा रहे हैं। बजट के पहले अब हम करीब से देखेंगे कि भारत के मध्य वर्ग की स्थिति क्या है, और भारत की अर्थव्यवस्था की जो सबसे बड़ी चुनौती इस बजट के सामने खड़ी है, वो दरअसल अब रोजगार से भी ज्यादा बचतों की चुनौती। विस्तार से समझिए कि भारत की बचतों का क्या हो रहा है, और आरबीआई की जो ताजी रिपोर्ट आई है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वो कितनी चौंकाने वाली है और कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। तो फिलहाल अब मनी सेंट्रल को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन लगातार आप मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।